नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार गुप्ता इस केमिस्ट्री वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज का जो क्लास है, आज का क्लास जो है वो हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, तो इसके बारे में आपको एक लाइन में समझा देते हैं कि हम लोग जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते हैं, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेना तो रिडक्शन पोटेंशियल रहता है। तो ये जो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिया जाता है। ठीक है, आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बता देते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी बुक को टेबल को देखोगे, ये सीरीज को देखोगे और मेरा ये सीरीज को देखोगे, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट नजर आएगा। तो अगर मेरा वीडियो देखोगे तो फिर एनसीईआरटी का टेबल को मत उठाना, और अगर एनसीईआरटी को देखोगे तो फिर मेरा वीडियो को सारा अपोजिट करके समझना, तब जाकर के क्लियर होगा, नहीं तो सारा डाटा मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो बात आया सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहने का मतलब क्या होता है कि आपका अलग अलग एलिमेंट का वैसा सीरीज जहां पर आप उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करते हो, तो आपको जो टेबल मिलता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। क्या बात बोले, आपके पास अलग अलग एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर देखो Li प्लस Zn2 प्लस Fe2 प्लस 2H प्लस दिया हुआ, Cu प्लस Ag प्लस F2 दिया हुआ। तो जो अलग अलग एलिमेंट है, अगर हम उस एलिमेंट को जो हम लोग अगर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर अरेंज करते हैं, तो जो हम लोग को टेबल मिलता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। आप इसको जस्ट लाइक इससे इंडिकेट कर सकते हो, जैसे आप क्लास जब 10th में थे तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया गया था। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या किए थे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये आपको क्लास में रटा दिया गया था और आप उसको बहुत अच्छे से रट करके रख लिए थे। वहां पर आपको उसका रीजन नहीं बताया गया था कि क्यों सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका हाइड्रोजन से पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद फिर सोडियम है, सोडियम के बाद ऐसा क्यों है, उसका कोई आपको प्रमाण नहीं दिया गया था, कोई उसका मतलब कि और नहीं था। यहाँ पर आपको उसका हर एक चीज का आएगा। बोल सकते हो क्या कि जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, वो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लेकर के उठाया गया था। पर चूंकि 10th क्लास में आप बच्चे थे, तो उस 10th क्लास में आप बच्चे थे, तो उस केस में आपको इतना ज्यादा डीपली बताया नहीं गया था, केवल रट्टा मरवा करके छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो आज हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे कि क्यों आपका ज्यादा रिएक्टिव कोई एलिमेंट होता है, क्यों कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है, डाटा क्या कहता है, ऑक्सीडेशन कौन करेगा, रिडक्शन कौन करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि आपको यहाँ पर हम पूरा का पूरा जो ये सीरीज बनाया है इसको ऊपर करके देते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आने का मतलब वही होता है अगर एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे सरियाते हैं, अरेंज करते हैं, तो जो टेबल मिलता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। इससे ज्यादा याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं अब हम अपना नेक्स्ट चीज पे कि ये टेबल को हम अच्छे से पूरा बोर्ड में करके देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। याद देखो, हम यहाँ पर क्या किए हैं कि 3 कॉलम बनाए। ठीक है, फर्स्ट में ले रहे हैं रिएक्शन, उसका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद आता है कि सर उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितना है। तो सबसे पहला एग्जांपल ये है Li प्लस। Li प्लस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके Li में कन्वर्ट होता है। इसका अगर हमको रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा तो ये हो जाएगा E0, क्योंकि Li प्लस से Li पे जा रहा है तो इसलिए कि Li प्लस से Li। अगर इसका आप वैल्यू देखोगे तो इसका EMF ऑफ सेल जो आएगा यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आएगा ये -3.05 वोल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट बीच में रहेंगे, हमको सारे एलिमेंट से मतलब नहीं है, कुछ जो मेन एलिमेंट है उसको हम दिखाएंगे। फिर आते हैं सर Zn2 प्लस। Zn2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कन्वर्ट होगा Zn में। इसका अगर हमको E0 दिखाना है तो देखो Zn2 प्लस से किस में जा रहा है, Zn में, तो यहाँ दिखा है Zn2 प्लस से Zn। इसका अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखते हो तो इसका वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट। ठीक, उसके बाद फिर बीच में सर बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, हमको उससे मतलब नहीं है। आता है उसके बाद Fe2 प्लस को ले लेते हैं जो यूज होगा। Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कन्वर्ट होगा Fe में। E0 कैसे लिखेंगे, तो सर Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में, तो यहाँ लिखे Fe2 प्लस से Fe। इसका अगर हम वैल्यू देखेंगे तो ये हो गया -0.45 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसके नीचे जाएंगे, इसके नीचे फिर बहुत सारे एलिमेंट होगा। अब की बार हम लेंगे हाइड्रोजन को, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर इसका हमको E0 दिखाना तो E0 क्या हो जाएगा सर, H प्लस से हाफ H2, बैलेंस करने के लिए हाफ लिखे और इसका कोई काम नहीं है। इसका अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आपको कल ही के क्लास में बताए थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन में कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या बोले थे कि आपका हाइड्रोजन जो होता है वो रिफरेंस होता है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही सारे
का हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू निकालते हैं। तो ये देख लो, इसका वैल्यू 0 है, 0 से ऊपर वाला में आप देख रहे हो तो सबका वैल्यू आ रहा था नेगेटिव। अब नीचे जाएंगे तो देखोगे कि हर एक टर्म का वैल्यू जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। चलो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पर फिर इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, हम क्या करते हैं यहाँ Cu2+ को लेते हैं। ये Cu2+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कन्वर्ट होता है किसमें, तो Cu में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना है तो दिखाएंगे E0 Cu2+ से C। इसका अगर हम वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, वैल्यू आएगा +0.34 वोल्ट। ठीक, फिर इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट बीच में होंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट को ले लेते हैं तो वो होता है मेरा Ag+। ये Ag+ क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कन्वर्ट किस में होगा, तो ये कन्वर्ट होगा Ag में। अगर हम इसका दिखाते हैं तो इसको दिखाएंगे E0 Ag+ से Ag। अगर हम इसका वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू आता है +0.80 वोल्ट, तो +0.80 वोल्ट। इसके बाद एक लास्ट ले लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। लास्ट एक एलिमेंट ले लेते हैं तो वो हो गया F2। F2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कन्वर्ट होगा 2F- में। इसका अगर हमको दिखाना है तो ये हो जाएगा E0 F2 से ½ F-। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसका वैल्यू, तो ये होता है सर +2.87 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पर आपको नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा तो रुको, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो। देखो, अब आप यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि सर जो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी वैल्यू आ रहा है तो सर इसका वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है। हाइड्रोजन के नीचे जितना भी वैल्यू आ रहा है तो सर इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव में आ रहा है। मतलब सर अगर ऊपर जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव होता चला जाएगा, वो नीचे आएगा तो वैल्यू पॉजिटिव होता चला जाएगा। बीच में जो ये हाइड्रोजन है इसका वैल्यू होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल करने का मतलब इसका वैल्यू होता है 0 वोल्ट। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा, तो जब भी आप कभी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज हमेशा देखने को मिलेगा कि आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो -3.05 से लेकर के +2.87 के बीच में ही आएगा। मतलब क्या कि -3.05 से ज्यादा नहीं होगा और यहाँ नीचे +2.87 से वैल्यू इसका ज्यादा नहीं होगा। -3.05 से +2.87 के बीच में ही आएगा। अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो पाया गया कि हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इतना ही से आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बता देते हैं कि जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो तो जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप देखो कि मेटल बढ़ रहा है, Fe2+, Zn2+, Li+। तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका मेटल का प्रॉपर्टी बढ़ता है। मेटल प्रॉपर्टी बढ़ता है तो मेटल क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो ऊपर अगर हम जाएंगे तो ऑक्सीडेशन बढ़ेगा, नीचे अगर हम आएंगे तो मेरा रिडक्शन बढ़ेगा। ऐसे भी आपको पता है कि सर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो देखो मेरा नॉन मेटल मिलते चला जा रहा है। Cu2+ मानते हैं मेटल है पर बहुत अच्छा मेटल नहीं है, Ag+ मानते हैं मेटल है पर बहुत अच्छा मेटल नहीं है, F2 तो आपका सबसे पहली बात ये हो गया आपका नॉन मेटल है। तो नीचे के साइड में नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो ये रिडक्शन करेगा, ऊपर के साइड में मेटल है तो ये ऑक्सीडेशन करेगा। जो ऑक्सीडेशन करेगा वो होगा अपने में बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन करेगा वो अपने में होगा बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दो चीज को एकदम दिमाग में बैठा लो कि सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो आपका जो Li+ होगा वो होगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस चीज को याद रखना कि आपका Li+ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और F2 जो होता है वो आपका होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दो डाटा को एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, जितना अच्छा से आपको ये टेबल समझ में आएगा आपको आज का क्लास उतना ही अच्छा समझ में आएगा। ये टेबल समझ जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये टेबल मोटा मोटी समझ में आएगा कि सर हाइड्रोजन के ऊपर जाएंगे मेटल बढ़ेगा, मेटल बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करेगा तो इसको बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। Li+ सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन के नीचे जाएंगे तो सर नॉन मेटल बढ़ेगा, नॉन मेटल जो होगा वो बहुत अच्छा रिडक्शन करता है, रिडक्शन करता है तो सर ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात करें तो सर F2 हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का बात करें तो Li+ हो जाएगा। ठीक है, अब इसी टेबल के आधार पर हम पूरा का पूरा जो है इसका एप्लीकेशन वाला पोर्शन को लिखते हैं।
जितना अच्छा सा कोई टेबल होगा या उतना अच्छा होगा। तो पहले इस टेबल को कॉपी में बना लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको आगे बताएंगे तो उसमें कभी भी कोई टाइप का दिक्कत नहीं होगा। और अगर टेबल को याद रखना कि तुमको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सिंपल बोर्ड एग्जाम तक ही दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो आपको जो है टेबल याद करने का जरूरत नहीं है। पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उस केस में आपको टेबल जो है अच्छा से याद होना चाहिए। जितना अच्छा से आपको टेबल याद होगा उतना अच्छा से आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। हाँ, वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो है आपको बस अलाइव प्लस का याद रख लें कि -3.05 होता है, और नीचे जो है F2 के याद रख लें कि +2.87 होता है, और हाइड्रोजन का 0 होता है। वो लास्ट क्लास में तो समझा ही दिए थे, इससे ज्यादा कुछ याद करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग होगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। कि एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या होता है। अगर हम पहला बात करें, ऑन मूविंग डाउन द एसीएस, ऑन मूविंग डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नीचे जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, याद करो कि नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो नीचे की तरफ जाते थे तो मेरा क्या होता था, नॉन मेटल रहता था। नॉन मेटल रहता था, उसका वैल्यू किस में होता था, तो पॉजिटिव में होता था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। क्यों रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, क्योंकि हम देखते थे वैल्यू मेरा पॉजिटिव होता था, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, टेंडेंसी टू बी रिड्यूस इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड। टेंडेंसी टू रिड्यूस मतलब रिडक्शन कर सकते हो, मेरा रिडक्शन का प्रॉपर्टी जो है इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम नीचे जाते थे तो सर नॉन मेटल मिलता था, नॉन मेटल मिलता था तो क्या होता था, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता था। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता था मतलब क्या, कि सर वो रिडक्शन करने का प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस के जगह आपकी बात लिखेंगे डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीजेस लिखे, अगर रिडक्शन बढ़ रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है प्रॉपर्टी, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो घटेगा। ऐसे भी पता है कि नीचे अगर हम जाते हैं तो सर नीचे अगर हम जाते हैं तो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना ज्यादा पसंद करता है रादर देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या, कि अगर फोर्थ पॉइंट में बात करें तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। वही चीज बस उसको उल्टा करके बता दिए, जो यहाँ पर बोले थे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पर वही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट में तो ऑक्सीजन, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर रिडक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो रिडक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन का उल्टा हम लोग लेते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर चूंकि मेरा रिडक्शन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, तो रिडक्शन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है तो सर ऑक्सीडाइजिंग पावर मेरा बढ़ते चला जाएगा। इसमें हमेशा एक चीज को याद रखना जो एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करें तो वो होता है मेरा फ्लोरीन, ठीक है। तो ये कहानी कौन हो गया, ऑन मूविंग डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब हाइड्रोजन के जैसे नीचे तरफ जाता है या ऊपर से ही आप नीचे ले लो, कोई उसमें अंतर नहीं, दोनों में सेम ही चीज है। तो अगर हम ऊपर से नीचे आते तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो बढ़ते चला जाता है। देखिए थे नीचे ऊपर में नेगेटिव था, नीचे जाते 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 पॉजिटिव होते चला गया था। मेरा रिडक्शन करने का टेंडेंसी बढ़ता है, ऑक्सीडेशन करने का टेंडेंसी घटता है, रिडक्शन बढ़ रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर मेरा बढ़ते चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पहला एप्लीकेशन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका सेकंड एप्लीकेशन। याद रखना एप्लीकेशन वाले पोर्शन से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जितना ज्यादा भी आपको समझ में आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना कम मेहनत लगेगा, ठीक है। ऑन मूविंग अपवर्ड ईसीएस, क्वेश्चन अगला है मेरा, ऑन मूविंग अपवर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर चलते चले जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर चलते जाते हैं तो मेरा क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। मेरा जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अगर आप देखते हो तो ऊपर में नेगेटिव होते चला जाता था, तो अगर ऊपर में नेगेटिव होते चला जाता था तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। DECREASES, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है।
फिर है टेंडेंसी टू बी रिड्यूस डिक्रीजेस, टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड डिक्रीजेस, मेरा रिड्यूस करने का टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज करते चला जाएगा। क्यों डिक्रीज करते जाएगा? क्योंकि सर ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जा रहे हैं तो सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब सर ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडेशन करेगा तो रिडक्शन करने का टेंडेंसी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का टेंडेंसी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में बात करें तो सर रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, तो यहां लिखेंगे क्या? रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, रिडक्शन करने का पावर बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, और यहां पर हमेशा एक चीज को याद रख लेना नोट पॉइंट में कि जो मेरा Li प्लस है, Li प्लस इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो मेरा Li प्लस है यानी कि जो मेरा लिथियम है वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको क्लास 10th में याद होगा कि आप पोटेशियम सोडियम लिखना स्टार्ट करते थे, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो आपके अकॉर्डिंग पोटेशियम होगा, पर वास्तव में पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो वो है Li प्लस, Li भी नहीं बोल रहे हैं, Li प्लस के बारे में बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है Li प्लस। उसके बाद आप जाओगे तो उसका अगर बोला जाए कि Li प्लस सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट वाला प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पोटेंशियल वैल्यू शो करता है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -3.05 है, जो सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा किसी का नहीं है अभी तक में। फ्यूचर में आ जाएगा तो अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना कि सर मेरा Li प्लस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव Li प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं इसका अगला एप्लीकेशन पे। ये तो हो गया आपको जो छोटा छोटा चीज आपको इस चीज में ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये सारा चीज याद रहा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, और अगर ये सारा चीज याद नहीं रहा तो बहुत दिक्कत होगा। थर्ड पॉइंट है मेरा ऑन मूविंग अपवर्ड इन ECS, अपवर्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो जैसे मान लो कि यहाँ है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, फिर नीचे हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो ये सारा होता है। ठीक है, तो हम इस पर बात करते हैं। जो क्लास 10th पे आप पढ़े थे उसका भी आपको जवाब दे देते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो कि आप ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं सर? हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाने पे क्या होता है? तो ऊपर की तरफ जाने पे पता है कि सर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। सर इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का टेंडेंसी बढ़ता था। फिर अगर हम बात करें क्या कि सर इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का टेंडेंसी बढ़ता था, तो बच्चा में आपको पढ़ाया गया था कि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही अच्छा मेटल होगा। तो अगर उतना ही अच्छा मेटल होगा तो हम बोलेंगे क्या कि सर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो यहाँ पर बोले मेटालिक कैरेक्टर जो है वो मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो मेरा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस, क्योंकि जो जितना अच्छा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा उसका रिएक्टिविटी उतना ही अच्छा होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब क्या कि सर अगर हम जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे से ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे, तो मेरा मेटल का जो रिएक्टिविटी है वो मेरा रिएक्टिविटी जो है वो मेरा इंक्रीज करते चला जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको वो समझ में आ गया हो कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम वाला जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाया गया था वो किस आधार पर बनाया था? कुछ नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के आधार पर बनाया गया था। जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, जिसका जितना कम नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वो उतना ही कम रिएक्टिव। इसी अकॉर्डिंग जो है आपको क्लास 10 में बताया गया था। पर आप जो उस समय बच्चा थे तो इस वजह से क्या हुआ कि आपको ये सारा इतना डीपली नॉलेज नहीं मिल गया। अब क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम आंसर नहीं देंगे, हम जब भी देंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू के अकॉर्डिंग देंगे। तो वैल्यू आपको याद करने का जरूरत नहीं होगा, आपको बस सीधी सी बात है कि वैल्यू जो आप याद करोगे उससे ज्यादा बड़े आपको उसका वैल्यू दिया पड़ेगा, आप उसको पुट करके उसका यूज करोगे। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि इसका सर नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा। तो आ जाओ अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या करता है देखो। इसका अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं तो इसमें है नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव
एक मिनट, देखो क्या बोले, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब सर जो नॉन मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, ये उतना ही आसान से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। याद रखना, जितना ज्यादा ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ, ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होगा, ग्रेटर विल बी रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, लिख लो, इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल, greater will be its reactivity, greater will be its reactivity and reduction potential value, and reduction potential value, ठीक है, reduction potential value। अब इसका मतलब क्या कहता है, इसको भी समझाते हैं, समझो। देखो मेरे पास क्या है कि सर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आपको क्या बोला गया था कि जब आप क्लास 11 में पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप सीधा सीधा बोलते थे सर फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि सर ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हम बोलते थे क्या कि अगर हम हैलोजन के बारे में बात करें तो मेरा जो है, अगर हम जो है हैलोजन में ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो मेरा इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि सर फ्लोरीन जो है बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सर इसका वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव में आएगा, और जिसका जितना ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर आप इसका डाटा देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको ये पता चलेगा सर फ्लोरीन का वैल्यू सबसे ज्यादा, क्यों फ्लोरीन का वैल्यू सबसे ज्यादा, चूंकि अभी ये बताए थे इसका वैल्यू होता है +2.87, +2.87 से ज्यादा कभी किसी का नहीं होता। तो जब +2.87 से ज्यादा किसी का नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि इस सब का तो कम ही होगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। इसका 5th नंबर एप्लीकेशन क्या कहता है, देखो 6-7 एप्लीकेशन है टोटल। सातों एप्लीकेशन को अगर अच्छे से याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। जैसे एप्लीकेशन का क्वेश्चन खत्म होगा इसका क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा क्या चाहिए 5th नंबर कि आ मोर रिएक्टिव element displaces less reactive element to their solution। देखो जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को आपका डिस्प्लेस करता है। क्लास जो हम लोग 10th में पढ़ करके रखे थे, सेम वही काम यहाँ पर करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि सर CuSO4 + Z, ठीक। अब सारे को पता है कि सर CuSO4 + Z क्या बनता है, तो ये बनता है ZnSO4 + C। रीजन क्या पता था कि सर जो जिंक है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। तो ये तो क्लास 10 के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख दिए। अगर आपको क्लास 12 के अकॉर्डिंग बात करना है तो क्लास 12 के अकॉर्डिंग जो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की बात करेंगे, क्या बोलेंगे Zn का जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, Zn2+ का जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो आपके Cu2+ से काफी ज्यादा है। कैसे जाने, तो सर रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जाने। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखे थे कि Zn2+ ऊपर था, Cu मेरा नीचे था। Zn2+ का वैल्यू जो था वो मेरा नेगेटिव में था, कितना था उसको भी हम बता देते हैं। जो Zn2+ का वैल्यू था ये था -0.76, ठीक है। Zn2+ से Zn का वैल्यू था कितना -0.76 वोल्ट, और Cu2+ से जो Cu था इसका वैल्यू कितना था, तो इसका वैल्यू था मेरा +0.34 वोल्ट, ठीक। अब यहाँ पर आप देख लो क्या बोले, जो जितना ज्यादा निगेटिव में वैल्यू होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। Zn2+ का वैल्यू देखो ज्यादा निगेटिव में है, आपका Cu2+ का वैल्यू देखो आपका पॉजिटिव में। तो जो जितना निगेटिव में वैल्यू उतना ज्यादा रिएक्टिव, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव वो उतना ही आराम से आपका सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। तो आपको अब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के आधार पे बात करना, अगर आपको वहां पर वैल्यू दिया हुआ है। अगर वैल्यू नहीं दिया तो आप सिंपली बोल सकते हो कि सर आपका जिंक ऊपर में है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है नीचे में है, तो जिंक आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी वजह से जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर ये तो हो गया मेरा मेटल का हिस्सा, अगर हम कोई नॉन मेटल को ले लें, नॉन मेटल को ले ले कहने का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो कि हम यहाँ पर Ki को ले लेते हैं, Ki में हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा Ki है यहाँ पर हम Cl2 को डालते हैं, तो Cl2 और Ki में हमको क्या पता है सर कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, उसके बाद होता है आयोडीन। तो आपको पता है कि सर क्लोरीन जो है वो आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा क्लोरीन जो आयोडीन से आयोडीन ऑफ इसके सॉल्ट से आयोडीन को रिप्लेस करेगा और डिस्प्लेस करके यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर ये बना लेगा सर KCl। KCl के साथ साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, तो सर साइड प्रोडक्ट में निकलेगा I2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल रिएक्शन कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है सर वो कम रिएक्टिव को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जो जितना आपको इतना ही याद रखना है कि जिसका वैल्यू जितना नेगेटिव वो उतना ज्यादा रिएक्टिव, जिसका वैल्यू जितना पॉजिटिव वो उतना कम। ठीक है, अब चलो आते हैं नेक्स्ट वाला पे। नेक्स्ट वाला क्या बोलता है एप्लीकेशन, जो भी मेरा हाइड्रोजन से ऊपर में है जिसका भी, याद रखना 6 एप्लीकेशन बोलता है द मेटल्स having position above hydrogen। जिस भी मेटल का पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है वो क्या करेगा, वो आपके हाइड्रोजन को सॉल्ट हाइड्रोजन को एसिड के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि द मेटल हैविंग पोजीशन अबव हाइड्रोजन इन द ECS liberated hydrogen gas on treatment with dilute HCl और dilute H2SO4। जो भी मेटल का पोजीशन आपका हाइड्रोजन से ऊपर है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं जिंक के बारे में क्या पता है कि सर जिंक जो है हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है, तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये क्या करेगा, जिंक जो है H2SO4 के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा ZnSO4, और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो सर ये हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो मैग्नीशियम ले लेते हैं, HCl डाल देते हैं, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम जो है HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनाएगा MgCl2, कौन सा गैस बाहर निकलेगा, तो सर हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगा। अगर आपको यहाँ पर कॉपर दे दिया जाए, कॉपर को हम बोल दें सर H2SO4 से रिएक्शन करो तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सर जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, तो ये क्या करेगा कि कॉपर सल्फेट जो ये जो कॉपर है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि सर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है कॉपर का पॉजिटिव में है, और हमको पता है कि जिसका वैल्यू पॉजिटिव में होगा वो कम रिएक्टिव होगा, हाइड्रोजन से जो नीचे होगा वो सर कम रिएक्टिव होगा, तो इसी वजह से ये कॉपर जो है H2SO4 से कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 6 नंबर वाला एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन 7 नंबर वाले एप्लीकेशन पे, और ये 7 नंबर वाला एप्लीकेशन देखते हैं कि सर उसमें क्या करता है। देखो, अगर हम 7 नंबर वाला एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो जो मेरा 7 नंबर वाला एप्लीकेशन होता है वो हमको क्या करता है, वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ गैल्वेनिक सेल बताने में मदद करता है। तो अगर हम 7 नंबर एप्लीकेशन को देखें तो ये बोलता है टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ गैल्वेनिक सेल, टू फाइंड a spontaneity spontaneity of galvanic cell, गैल्वेनिक सेल का स्पॉन्टेनिटी निकालने में मदद करता है। ठीक है, याद करो स्पॉन्टेनिटी का केस क्या बोले थे, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी का केस हम सीधा सीधा बोले थे फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कि जो आपका EMF ऑफ सेल होना चाहिए, तो स्पॉन्टेनिटी केस में सर जो EMF ऑफ सेल होना चाहिए वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब सर वो पॉजिटिव में होना चाहिए। EMF ऑफ सेल कैसे निकालते थे, तो सर EMF ऑफ सेल होता था तो वो होता था E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ये चीज हम लोग को पता था। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या चाहिए कि सर जो E नॉट सेल का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव कब होगा, जब मेरा E नॉट ऑफ कैथोड जो है वो मेरा ज्यादा होगा E नॉट ऑफ एनोड से। E नॉट ऑफ कैथोड का वैल्यू हर हाल में E नॉट ऑफ एनोड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा E नॉट ऑफ कैथोड जो है वो मेरा अगर E नॉट ऑफ एनोड से, ठीक है, अगर E नॉट ऑफ एनोड से ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे सेल जो है वो होगा मेरा स्पॉन्टेनियस,
और अगर ये वाला चीज नहीं हुआ तो मेरा कंडीशन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आया क्या कि मेरे पास क्या चाहिए सर, हम बीच में हाइड्रोजन लिए थे, हाइड्रोजन के ऊपर जाते तो सबसे ऊपर Li+ मिलता, हाइड्रोजन के नीचे आते तो सर मेरे पास F2 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि सर लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, एनोड में क्या होता है तो सर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में क्या होता है तो सर रिडक्शन होता है। तो बात आए कि सर हम कैथोड और एनोड किसको लेंगे, तो मेरा जो एनोड होना चाहिए वो हर हाल में कैथोड से छोटा होना चाहिए, मतलब कैथोड ज्यादा बड़ा होना चाहिए। बड़ा वैल्यू किधर मिलेगा तो नीचे मिलेगा, तो बड़ा वैल्यू जब नीचे आपको मिलेगा तो आपको यहाँ पर याद रखना है क्या कि हाइड्रोजन के नीचे जो भी होता है मोस्टली हम उसको कैथोड लेते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर वाला को एनोड लेते हैं। ठीक है, अब तक में जो भी आपको हम करवा रहे थे तो वहां पर क्या होता था, डाटा देते थे, ABC रूल लगाते थे, एनोड ब्रिज और कैथोड, और उस ABC रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कैथोड एनोड को जानते थे। अब ये हो गया आपके लिए ट्रिक वाला बात क्या हो गया कि सर हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी है, हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी है उसको आप एनोड ले लो, हाइड्रोजन के नीचे आपका जितना भी आप उसको कैथोड ले लो, और इस तरह से आप एनोड और कैथोड को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जिसका वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव, दिमाग में बैठा लो, जिसका वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव वो एनोड होगा, जिसका वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव वो कैथोड होगा। मतलब अगर मेरे पास 2 सेल दिया हुआ है, ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास 2 सेल दिया हुआ है तो निगेटिव वाला एनोड होगा, पॉजिटिव वाला कैथोड होगा, निगेटिव वाला एनोड होगा, पॉजिटिव वाला कैथोड होगा। एकदम दिमाग में इसको बहुत अच्छा से बना करके रख लो, क्योंकि अभी इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो जब इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे तो ये चीज का यूज आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, बस यही याद रखना कि सर एनोड नेगेटिव वाला, अगर एनोड नेगेटिव है तो कैथोड पॉजिटिव वाला। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉपर जिंक सेल में। ठीक है, जैसे मेरे पास आ जाओ कॉपर जिंक सेल को लेते हैं, हमको इसमें बताना है कि सर एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। तो एनोड और कैथोड बनाना और कुछ नहीं बताना है। तो एनोड के बारे में क्या बोले, जो जितना ऊपर होगा, आपको क्या पता है कि सर जिंक मेरा ऊपर होता है तो जिंक ऊपर होता तो ये एनोड, कॉपर मेरा नीचे होता तो ये कैथोड। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कि सर ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड। AC रूल याद रख लेना, ऊपर A नीचे C, AC गर्मी का टाइम AC याद होता है तो सही AC रूल से इसको याद रखना है, ऊपर वाला एनोड नीचे वाला कैथोड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला चीज पे। अब हमको क्या करेगा, अब हमको सीधा सा बात है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन दे देगा और उसमें बोलेगा कैथोड और एनोड को बताओ, तो Zn प्लस H2SO4, यहाँ पर हो जाता है सर ZnSO4 प्लस H2, इसमें बोला कि एनोड कौन होगा कैथोड कौन होगा बताओ। तो देखो हम क्या बोले, जो जितना ऊपर होगा उसको लेते हैं एनोड। तो देखो जिंक ऊपर में रहेगा तो सर जिंक हो गया मेरा एनोड, हाइड्रोजन नीचे में होगा तो सर हाइड्रोजन हो गया मेरा कैथोड, मतलब जिंक एनोड और यहाँ जो हाइड्रोजन है वो हो गया मेरा कैथोड। ठीक है, तो बस आप अब ये वाला चीज अगर आपको याद रहेगा तो आपको कैथोड और एनोड को पहचानने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके साथ क्या है कि सर जो जिंक है वो एनोड है, हाइड्रोजन आपका कैथोड है, तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सर ऊपर वाला को आप एनोड लेने बोले हैं, नीचे वाला को कैथोड लेने बोले। तो देखो ऊपर वाला सर एनोड है, नीचे वाला मेरा कैथोड है। और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ये कर लो, सर Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है तो सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये हाइड्रोजन मेरा जो है वो मेरा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सारा चीज सही है, तो बोलेंगे क्या, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इस चीज को अच्छा से याद रखिएगा। ठीक, कि आपको सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये चीज आपको पता करने इसमें देता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और केमिकल रिएक्शन लिखिए और उसको बताना है कि वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Cu प्लस HCl, ये बनाया CuCl2 प्लस H2, आपको बोलेगा कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं बताइए। तो देखो Cu से जा रहा है Cu2 प्लस ऑक्सीडेशन, H से जा रहा है H2, ये हो गया रिडक्शन। ठीक, अब आपको क्या पता कि सर जो मेरा कॉपर है ये हाइड्रोजन के नीचे है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे, तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे तो इसको कैथोड होना चाहिए था, तो रिडक्शन होना चाहिए था, पर आप देख रहे हैं कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर कॉपर को हम एज अ एनोड ले लेंगे, अगर हम कॉपर को यहाँ एनोड लेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सर कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है तो इसका हर हाल में एज अ कैथोड यूज होना था, कैथोड मतलब इसका रिडक्शन होना था, रिडक्शन करने का मतलब क्या हो गया कि इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना था,
और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करके क्या कर रहा है कि सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो आप वैल्यू ले रहे हो, ये जो आप रिएक्शन ले रहे हो, ये गलत हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कि यहाँ पर ये जो सेल रिएक्शन है वो हो गया मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, तो ये सारा चीज को याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको कोई भी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, आपको अब रिएक्टिविटी सीरीज को देख करके नहीं बताना है, आपको वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख करके बहुत अच्छे से बताना है। ठीक, अब आते हैं वो बच्चे के लिए जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, तो वो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उसके लिए भी आते हैं। हम क्या बोले, हम एक लाइन में आपको ये चीज बोले कि आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव फेस करते हैं। तो आपको एक काम करते हैं कि आपको हम एक ट्रिक लिख देते हैं, वो ट्रिक याद कर लेना ताकि आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर हम दो लाइन में मोनोमिक साउंड लिए हैं। ठीक है, और ये जो मोनोमिक साउंड है, ये जो आपको गाना दिख रहा है आपको वो याद होना चाहिए, तब जाकर के आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या लिखे, लिखबा सरकाना मग अलमन जनको फी को नी पब हाई कोर्ट है आपका। चलो देखो, जैसे ली लिखे तो ली मतलब हो गया सर लिथियम, के मतलब हो गया पोटेशियम, बा मतलब हो गया मेरा बेरियम। ठीक है, इसके बाद आते हैं सर, सर का मतलब हो गया स्ट्रॉन्सियम, का मतलब होता है कैल्शियम। ठीक है, ना का मतलब होता है मेरा क्या, तो ना मतलब हो गया सोडियम। ठीक है, उसके बाद आता है तो मग मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मन मैग्नीज, जन जिंक, क्रोमियम। ठीक है, उसके बाद आते हैं फी मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल, तब पीबी यानी कि लेड। ठीक है, उसके बाद अगर आते हैं हाई, तो हाई मतलब हो गया सर पूरा का पूरा हाई मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद आता है कोट, तो कोट का मतलब हो गया सर सीयू, तो कोट मतलब सीयू लीजिए। है कहने का मतलब होता है आपका मर्क्यूरी। ठीक है, उसके बाद मर्क्यूरी यहाँ पर लिख दो, उसके बाद होता है आप, तो AAP, तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा ये अगर साउंड को याद रखते हो तो आप पूरा का पूरा जो है आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर पाओगे। फिलिकबा सरकाना मग अलमंजन क्रो फी को नी पब हाई कोट है आपका। ठीक है, लिथियम पोटेशियम बेरियम स्ट्रॉन्सियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मैग्नीज जिंक क्रोमियम आयरन कोबाल्ट निकल लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, तो इससे आप पूरा का पूरा अच्छा से याद कर सकते हैं। ठीक, अब इतना जो हम लोग किए, तो इतना जो अब हम लोग किए, अब इस पे आते हैं क्वेश्चन कि एग्जाम में किस प्रकार से इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे क्वेश्चन। इतना देर का जो आपका लगभग 37 मिनट का जो क्लास है, 38 मिनट का जो क्लास है, आप क्या सीखे क्या नहीं सीखे अब वो आपको क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे। देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ K प्लस से K Ag प्लस से Ag Ag2 प्लस Hg Hg2 प्लस Mg एंड Cr प्लस Cr। आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर पे इसको अरेंज करना। इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर करने का मतलब क्या हो गया, जिसका वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा उसको सबसे लास्ट में लिखना, और जिसका वैल्यू सॉरी उल्टा बोल दिए, जिसका वैल्यू जो है क्योंकि रिड्यूसिंग पावर बोल रहा है, तो रिड्यूसिंग पावर बोल रहा है मतलब क्या कि सर यहाँ पर हमको ऑक्सीडेशन के बारे में बोल रहा है, तो जिसका जितना ज्यादा वैल्यू निगेटिव में होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेशन करने वाला होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि सर हमको इसका ऑक्सीडेशन के लिए निगेटिव वाला वैल्यू को चेक करना है, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो सबसे ज्यादा अगर हम निगेटिव में बात करें तो सबसे ज्यादा निगेटिव में किसका है, तो सर पोटेशियम का। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा पोटेशियम है वो हो जाएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद निगेटिव में से आ जाओ, उसके बाद 2.93 के बाद किसका, तो सर 2.37 का। तो 2.37 का तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद फिर हम जाएंगे क्या, तो उसके बाद फिर हमको पता है कि इसके बाद कौन आएगा, 0.80 है, 0.74 है, फिर 0.79 है, तो सर 0.74 को ले लेते, तो इसका मतलब आ गया सर क्रोमियम। उसके बाद अगर हम देखें तो 74 के बाद 74 से पहले तो मेरा 79 है, तो 74 से पहले मेरा 79 है, तो 74 से पहले मेरा 79 है, तो एक काम करो 0.74 है 0.79 है, तो यहाँ पर हमको उल्टा जाना था, तो 74 के बाद आ जाए 79, तो इसका मतलब यहाँ पे हम ले लेंगे मर्क्यूरी। सबसे ज्यादा जिसका वैल्यू होगा वो होगा सबसे कम, तो सबसे कम मतलब हो गया सिल्वर। ठीक है, देखो करना क्या रहा कि बस जिसका वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव में वो उतना कम,
और जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव में वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सर रिड्यूसिंग पावर के लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू सबसे कम आपका रिड्यूसिंग पावर शो करेगा, तो 0.80 था तो सबसे कम, उसके बाद ये, उसके बाद आपका क्रोमियम का वैल्यू था, क्रोमियम के बाद फिर आपका देख लो मर्क्यूरी और उसके बाद प्रेशर। तो इस टाइप का हो गया मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। आते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन आर फॉलो। देखो 4 रिएक्शन है, हर एक का आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में गेन करके Zn में कन्वर्ट होता है, इसका वैल्यू कितना है तो -0.76। Cr3 प्लस है, Cr का वैल्यू -0.74। Cu2 प्लस है, Cu का वैल्यू +0.34। Fe3 प्लस से Fe का वैल्यू 0.77। आपको इसमें बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। याद करो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में क्या बोले थे, जिसका वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सर ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करने का मतलब कि सर जिसका वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव तो वो आपका सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सबसे ज्यादा नेगेटिव अगर हम देखते हैं चारों डाटा में से तो सबसे ज्यादा नेगेटिव है -0.76। -0.76 का है तो सर Zn2 प्लस का, तो सर Zn2 प्लस है Zn का, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा C, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था Zn2 प्लस, पर यहाँ पर चूंकि आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको ऑक्सीडेशन करने का, तो चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन, तो इसलिए यहाँ पर Zn से Zn2 प्लस जाता है, तो इसीलिए यहाँ G दिया। अगर कभी कभी क्या होगा कि आपको एक ऑप्शन अगर हम मान लो कि यहाँ Zn2 प्लस दे दें तो बहुत सारा बच्चा क्या करेगा कि Zn2 प्लस मार देगा, पर Zn2 प्लस नहीं होगा, जिंक होगा। क्यों? क्योंकि सर रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन करने वाला होना चाहिए, तो जिंक ऑक्सीडेशन करता है ना Zn2 प्लस। तो इसी पे एक साल जो है IIT का क्वेश्चन है तो उसको भी कराते थे, क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन है IIT मेंस 2017 का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। Cr3 प्लस है Cr, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, Cr2 से Cr3 प्लस, Cl से Cl माइनस। अब यहाँ पर गौर करो कि यहाँ पर हम क्या बात की कि सर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात किए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि सर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो आपका सीधा सा बात है कि सर वो रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करने का मतलब क्या हो गया कि सर जो भी रिडक्शन करता है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा जो है, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव में होगा वही मेरा आंसर होगा। तो पॉजिटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका, तो सर 1.51 का, तो आंसर होगा कहने के लिए 1.51 वोल्ट। पर यहाँ पर गौर करो कि 1.51 वोल्ट में क्या है, MnO4 माइनस Mn2 प्लस। ऑप्शन में MnO4 माइनस भी दिया है और Mn2 प्लस भी दिया है। बहुत सारा बच्चा यहाँ पर गलती कर दिया। क्या गलती किया, कुछ बच्चा MnO4 माइनस पर टिक कर दिया, कुछ बच्चा Mn2 प्लस पर टिक कर दिया। बात है सर MnO4 माइनस होगा कि Mn2 प्लस होगा। तो देखो हम यहाँ पर क्या बात की कि सर रिडक्शन होना चाहिए, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आपको क्या पता है ये MnO4 माइनस जो है यही आपका जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है। आपको यहाँ पढ़ाया गया था क्या रेडक्स वाला चैप्टर में कि सर MnO4 माइनस जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पर क्या पढ़े कि सर पहले बैलेंस कर लेते थे, उसके बाद 4 ऑक्सीजन है तो सर 4H2O कर देते थे, फिर यहाँ सर 8H प्लस कर देते थे। उसके बाद यहाँ पर चेंज देखते थे कि 4 का कितना है, तो यहाँ 2 प्लस है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर सर 7 प्लस है, तो यहाँ पे 5 का अंतर है तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो तुम यहाँ पे देखो कि 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा, गेन जो करे वो आंसर, गेन कौन किया MnO4 माइनस, तो इसलिए आंसर होगा MnO4 माइनस ना कि Mn2 प्लस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपको ये क्लास बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपका जो हम बात किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का 4 पार्ट में, तो ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो 4 पार्ट था तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टार्ट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम स्टार्टिंग से स्टार्ट किए कि क्या होता है, कैसे होता है, रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, स्पॉन्टेनिटी के बारे में क्या होता है, एक डिटेल के बारे में बताया, नर्स इक्वेशन पे आए, फिजिबिलिटी के बारे में बताया, फिर आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात की है, फिर आपका ये आ गया पूरा का पूरा लास्टली टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसी हिसाब से इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज बेसिक से पूरा एडवांस तक चले जाएंगे। ठीक है, आपको पूरा का पूरा जो नोट्स है वो आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर के उस नोट से पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसी टाइप से आपको अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।